नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो जो अपनी पहली न्यूज़ है ये रिलेटेड है जीन प्रोफाइलिंग और टारगेटेड मेडिसिन से। किस चीज़ की जीन प्रोफाइलिंग? जो कैंसर है उसकी जीन प्रोफाइलिंग। पहले क्या होता था कि एक रोग के लिए सभी के लिए एक ही दवाएं दी जाती थी, लेकिन अब टारगेटेड जीन थेरेपी है वो प्रदान की जा रही है। तो हम देखेंगे कि जीन प्रोफाइलिंग क्या होती है और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होती है। जीन प्रोफाइलिंग में कोई भी कैंसर हो रही है अगर किसी को, तो वहाँ से हम उसका सैंपल लेते हैं जिसको बायोप्सी कहते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं। फिर उसके डीएनए के कोड को जांचा जाता है, फिर उसके आधार पर उसको मेडिसिन दी जाती है। तो डीएनए में आंशिक बदलावों की जांच की जाती है, बायोप्सी या ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग यानी डीएनए के कोड को ज्ञात किया जाता है और उसके म्यूटेशन की पहचान करके फिर टारगेटेड मेडिसिन है वो दी जाती है। इसलिए हर कैंसर के मरीज के लिए उसकी जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसके जीनोमिक्स के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन है वो दी जाती है। ये नहीं है कि किसी में, पहले क्या होता था कि कीमोथेरेपी की जाती थी, जिसमें अगर किसी के पेट में कैंसर है तो सभी के एक प्रकार की ही जो मेडिसिन दी जाएगी, एक ही प्रकार की थेरेपी की जाएगी। लेकिन अब टारगेटेड थेरेपी है, ये बहुत ज़्यादा सटीकता से जो केवल कैंसर की कोशिकाएँ हैं उनको ख़त्म करती है और स्वस्थ कोशिकाएँ उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। जो प्रिसीजन मेडिसिन है इसमें काम करने का तरीका यही है कि जो पहले जांच की जाएगी उसके बाद टारगेटेड मेडिसिन है उनको दिया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत कम होते हैं। कीमोथेरेपी में बालों का झड़ना, उल्टी या दस्त ऐसी समस्याएं आती थी, लेकिन इसके अंतर्गत कोई ज़्यादा भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं और सटीकता है और जल्दी से रोगी है वो रिकवर करता है। लाभ हैं इसके कि रिकरेंट कैंसर में मददगार है। पहले मान लीजिए अगर किसी को कैंसर होती थी, वो कीमोथेरेपी के जरिए उसको ख़त्म किया जाता था, लेकिन वो दोबारा कैंसर है वो नए रूप लेकर के पैदा हो जाती थी। तो इसलिए अब अलग अलग कैंसर है उसके जीनोमिक्स की जांच करके हम उसको टारगेटेड मेडिसिन है वो दे सकते हैं। इसमें समय की बचत है और बेहतर सर्वाइवल रेट भी प्रदान की जाती है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो ये अत्यधिक खर्चीली है। दूसरा, राजस्थान में कहीं पर भी मॉलिक्यूलर लैब नहीं है, तो इसकी जीनोमिक्स की जाँच के लिए हमें दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मॉलिक्यूलर लैब्स की कमी है। और कैंसर है वो अगर दोबारा होता है एक ही रोगी में तो अलग अलग म्यूटेशन के हिसाब से आता है, जिसमें उसकी हर बार सैंपल की जांच करवाना और हर बार अलग टारगेटेड मेडिसिन देना जरूरी हो जाता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद असम की विधानसभा है, वहाँ पर यूसीसी विधेयक है वो लाया गया है, अभी तक पारित हुआ नहीं है। वैसा ही जैसा उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक लागू किया गया था। सभी अब जो भी स्टेट में यूसीसी विधेयक लाए जा रहे हैं उनमें लगभग सभी में सेम सा ही ड्राफ्ट है। सबसे पहले तो बहुविवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण होगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, उत्तराधिकार मिलेंगे, लिव इन रिलेशनशिप से उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और इस यूसीसी जो कानून है इससे जनजातियों को छूट दी जाएगी, उनके रीति रिवाजों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाएगा। बाकी सभी पर ये यूसीसी विधेयक है वो लागू होगा जब कानून का रूप ले लेगा। फिर ये एक एडिटोरियल आया था जो राजस्थान से लगभग 5 राज्य है जिन्हों में पंचायती राज चुनाव है वो नहीं हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो ये किस प्रकार से एक प्रकार संवैधानिकता पर प्रश्न उठा हुआ है कि संवैधानिक बाध्यता का उल्लंघन है। संविधान के 243 और 243 अनुच्छेद जो हैं, संविधान का भाग 9 और 9 क है, उसके अंतर्गत पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित चुनाव का प्रावधान है। तो उसमें बताया गया है कि किसी भी पंचायत है उसमें 5 वर्ष की उनकी अवधि होगी और अगर वो किसी भी कारणवश समय से पहले भंग होती है तो उसके 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाने जरूरी है। लेकिन अभी 1.5 साल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं, तो सरकार है वो अलग अलग कानूनी दाव पेच खेल रही है। तो ये गलत है, सरकारों की टालमटोल की नीति रही है। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट का रुख इस तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है 31 जुलाई का, जिससे पहले चुनाव संपन्न करवा लिए जाने जरूरी है। इससे विकास कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के कड़े नियम है कि जहां पर निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे वहां पर जो अनुदान है उसको रोक लिया जाता है या सीमित कर लिया जाता है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल से जो पहले के निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको वहाँ पर प्रशासक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण वो निर्वाचित नहीं है अभी। तो वहाँ पर अनुदान है वो लगभग 6500 करोड़ रुपए का रोक लिया गया है।
और जो गाँव का विकास कार्य होता है, जल से संबंधित, सड़कों से संबंधित, नालियों से संबंधित, वो ठप पड़ा हुआ है। जनता को दोहरा नुकसान है क्योंकि प्रशासनिक तंत्र पर निर्भरता है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर है नहीं, तो बार बार उनको सरकारी बाबू उनके चक्कर काटने पड़ते हैं छोटी छोटी परेशानियों के लिए। और सत्ता का केंद्रीकरण है, उस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि संविधान यही कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उस पर जोर देना चाहिए, लेकिन ये इसका उल्टा हो रहा है। अब देख लेते हैं हम पंचायतों और नगर पालिका से संबंधित कुछ इनके निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स। तो 243 के है, उसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है। और 243 ZB नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 ई है, वो पंचायतों की अवधि कार्यकाल को बताता है। और 243 यू है, वो नगर पालिकाओं की अवधि बताता है। इसी बात का उल्लंघन हो रहा है अभी कि 5 वर्ष या 6 महीने के अंतर्गत जो चुनाव होने थे वो नहीं हुए हैं। 243 डी में जो आरक्षण है SC ST OBC का पंचायतों के लिए, और 243 टी में नगर पालिकाओं के लिए। 243 F में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, और 243 वी में नगर पालिका में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, ये आर्टिकल्स हैं। इसके बाद ये एक एडिटोरियल है जिसमें विकसित भारत की जो में विभिन्न योजनाएं चल रही है, 2047 तक जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, और इसमें 80 करोड़ लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 kg अनाज है वो मुफ्त में दिया जा रहा है। PM जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत की ही योजना है, इसमें 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज है। एक प्रकार से ये हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। PM किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें 2000 की 3 किस्तें हैं, 4-4 महीने के अंतराल पर किसानों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजी जाती है। लखपति दीदी योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनमें कौशल प्रशिक्षण करके उनकी आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन के बारे में उनको प्रशिक्षण देना, उनकी रिपेयरिंग वगैरह बताना, और आधुनिक खेती में महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। फिर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो भारत की उत्तरी सीमा के राज्य हैं, उनके जो सीमावर्ती गांव हैं, उनको लास्ट गांव बोला जाता था, लेकिन अब उनको देश का पहला गांव है वो घोषित करके वहां पर बुनियादी सुविधाओं का बहुत तेजी से विकास किया जाएगा। फिर है पंबन पुल, जो पहला वर्टिकल सी लिफ्ट पुल है इंडिया में, ये तमिलनाडु में है। वर्टिकल सी लिफ्ट पुल क्या होता है कि सामान्यतः ये आवागमन के लिए नॉर्मल रहता है, लेकिन जब जहाज इससे गुजरने होते हैं तो ये बीच में से टूट करके और ऊपर की ओर हो जाता है, जैसा आप इसको इमेज में देख पा रहे हो। इसके बाद ईरान अमेरिका युद्ध से 2 चीज़ें हैं, एक है अब्राहम अकॉर्ड और एक है NPT। अब्राहम अकॉर्ड है वो डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में 2020 में एक समझौता था इजराइल और जो मध्य एशिया देश है उनके मध्य, जिसमें इजराइल, UAE, बहरीन हैं, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इजराइल को देश का दर्जा दिया था और अपने राजनयिक है, अपनी रणनीतिक साझेदारी है वो बढ़ाने पर सहमत हुए थे। बाद में इसमें सूडान और मोरक्को ने भी शामिल हो गए हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं। NPT है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये 1968 में लाई गई थी, 1970 में पूरी तरह लागू हो गई थी, और इसके 191 देश हैं वो अभी सदस्य हैं। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं, एक है अप्रसार, यानी परमाणु हथियार हैं उनका प्रसार नहीं होना चाहिए। जिन देशों ने बना लिए हैं, कब तक बना लिए हैं, 1 जनवरी 1967 तक उन्हीं देशों के पास परमाणु हथियार रहेंगे, बाकी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। निशस्त्रीकरण, जिन देशों ने हथियार बना लिए हैं 1 जनवरी 1967 तक, वो अब धीरे धीरे करके इनकी संख्या है वो कम करेंगे और लास्ट में इनको समाप्त कर देंगे। और शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग है वो किया जाएगा। लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भेदभावपूर्ण नीति है, क्योंकि 1 जनवरी 1967 से पहले केवल 5 देश थे जिन्होंने न्यूक्लियर पावर हासिल की थी, USA, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, और सुरक्षा की अनदेखी है। इसमें पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान हैं, इन 3 देशों ने भी साइन नहीं किए हैं। इसके बाद अपने जयपुर में जो भारत टैक्सी सेवा है वो शुरू हो गई है जून में, तो यही है कि जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है।
फिर टॉयलेट और सैनिटरी पैड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसके अंतर्गत जो मासिक धर्म स्वच्छता है उसको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार माना है कोर्ट ने। इसके बाद ये एक हिस्ट्री फैक्ट है, जिसमें जूट को प्राचीन भारत के समय स्वर्ण रेशा कहा जाता था और इसकी सबसे पहली जो मिल है जूट मिल वो 1855 में रिसरा के पास कोलकाता क्षेत्र में स्थापित हुई थी। भारत है वो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और जूट पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होता है क्योंकि आसानी से ये डिग्रेडेबल होता है। फिर ये करंट अफेयर आए हैं दैनिक भास्कर के, इसमें एक करंट अफेयर है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो गुरिंदर वीर सिंह हैं उन्होंने फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ में अपना रिकॉर्ड बनाया है 10.9 सेकंड का। एक ये चीनी अंतरिक्ष यान है सेंजोऊ 23, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग 1 साल तक अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में रह करके मानव पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। फिर ये एक आर्टिकल संबंधित है यूएन में जो संरचना है उसको परिवर्तित करने के लिए। यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ ईरान, भारत और दक्षिण अफ्रीका को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। एक ये राजस्थान का करंट अफेयर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में दांडेवाला क्षेत्र में अभी प्राकृतिक गैस की खोज की है ऑयल इंडिया ने। तो नई रेत की परत है, गैस बियरिंग सैंड लेयर है, गैस युक्त रेत की परत है, उसकी पहचान की है। तो यह बड़ी सफलता है और विदेशी निर्भरता में कमी लाएगी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।